तो नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल के ऊपर। और काफी दिनों बाद में अपनी क्लास आई है। आज मैं जो क्लास लेकर के आया हूँ दोस्तों, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप सभी को पता है कि राजस्थान CHO की वैकेंसी आ चुकी है। तो उसके लिए मैं आज ये क्लास लेने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके अंदर हम आज जो एनाटॉमी के अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है या छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो मोस्टली पूछे जाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि हम चाह करके भी जो हमारे को आता है उसके बावजूद गलत हो जाता है। तो देन उनका राइट आंसर क्या है, क्या क्वेश्चन पुटअप करा जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जिन मेरे दोस्तों ने, जिन मेरे साथियों ने लास्ट ईयर जो राजस्थान CHO का पेपर देखा था, उनको पता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्लास लेकर के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन क्वेश्चन लेकर के आएंगे वो है अपने एनाटॉमी के क्वेश्चंस। आज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या पढ़ने वाले हैं अपन, क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जब स्टार्ट करते हैं तो मैं फर्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूं वो ले रहा हूं अपने रिब्स से। आप सभी को पता है कि जब अपन रिब्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में हमें पता है कि हमारी कितनी रिब्स है दोस्तों, 12 रिब्स है। कितनी रिब्स है? 12 रिब्स है। अगर मैं बात करता हूं कि अपनी बॉडी के अंदर 12 रिब्स है, वो भी किसके अंदर है बच्चों? पेयर के अंदर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने टोटल कितनी रिब्स होती है? 24 रिब्स हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर भी क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, जो आप सभी को पता है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या डिवाइडेशन हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और क्या थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर अपन रखेंगे कि अपनी जो ट्रू रिब्स है वो कौन कौन सी आती है, कहां से लेकर के क्या क्या आती है। और दूसरी अपन बात करेंगे कि अपनी फॉल्स रिब्स कौन कौन सी है। और फोर्थ वन, अगर अपन थर्ड वन की बात करें तो उसके अंदर आएगा अपना क्या कि जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कौन सी रिब्स है। ठीक है बच्चों, तो फ्लोटिंग रिब्स है वो कौन सी है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रू रिब्स है वो ट्रू रिब्स क्या क्या है आपको मैं बता दूं कि ट्रू रिब्स जो है वो फर्स्ट रिब्स से लेकर के सेवंथ रिब्स तक जो आएगी वो सब कौन सी आएगी बच्चों? ट्रू रिब्स आएगी। कि फर्स्ट से लेकर के सेवंथ रिब्स तक जो आएंगी वो सब किसके अंदर आएंगी? ट्रू रिब्स के अंदर आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि 24 जो रिब्स हैं वो कौन सी है? ट्रू रिब्स। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं फॉल्स रिब्स की, तो 8 से लेकर के 10th तक जो आएगी, कहने का मतलब ये कितनी रिब्स हो जाएगी? 6 रिब्स हो जाएगी। कितनी रिब्स हो जाएंगी? 6 रिब्स हो जाएंगी। ठीक है, कितनी रिब्स हो जाएगी? 6 रिब्स हो जाएंगी। ओके, क्योंकि 8, 9 और 10th। ठीक है, मतलब 3 हो गए, तो 3 और पेयर के अंदर है तो कितनी रिब्स हो जाएगी? 6 रिब्स हो जाएगी। बाकी की जो बची कौन कौन सी? 11th और 12th रिब्स, वो क्या हो जाएंगे? 4 रिब्स जो है वो कौन सी रिब्स हो जाएंगे? अपने फ्लोटिंग रिब्स हो जाएंगे। कौन सी रिब्स हो जाएंगी? फ्लोटिंग रिब्स हो जाएंगी। आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि रिब्स जो होती है हमारी बॉडी में 12 पेयर के रूप में होती है। और इसमें 3 डिवाइडेशन होता है कि ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, कौन सी होती है। ठीक है, तो अपन बता सकते हैं कि 11th और 12th जो रिब्स का जो आता है नंबर, वो क्या कौन सी रिब्स होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। वेट की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे किसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है? यूट्रस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रस जो है उसका वेट कितना होता है। तो जनरली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी फीमेल क्या है? नॉन प्रेग्नेंट है। क्या है?
नॉन प्रेग्नेंट है तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 60 ग्राम होगा। कितना होगा, 60 ग्राम होगा। और अगर एट टर्म की बात करें, एट टर्म मतलब प्रेगनेंसी जब होने वाली हो, डिलीवरी होने वाली हो, तब उस टाइम पे जो वेट होगा वो कितना होगा, तो उसका वेट जो है यूट्रस का वो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 किलो तक हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके अलावा अगर अपन बात करें वेट की, तो वेट के अंदर अपन बात करते हैं किसकी, हार्ट की, कि हार्ट का जो है वो वेट कितना होता है। तो मैं बात करूंगा कि जो मैं कह सकता हूं कि 300 से लेकर के 325 ग्राम तक किसका होता है, मेंस वगैरह का हार्ट का वेट होता है। और वही मैं बात करूं फीमेल्स वगैरह की, तो फीमेल्स वगैरह का हमारे को देखने को मिलेगा 225 से 250 ग्राम वेट यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार पूछा जा चुका है कि यूट्रस का जो वेट है वो एट्रम कितना होता है और नॉर्मली कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, कई सीएचओ के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं कि अब यहाँ पे एक और अपना जो आ जाता है वो आ जाता है किडनी। किडनी की अगर अपन बात करें तो कितना ग्राम होता है, 150 ग्राम यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों। लार्जेस्ट जो ऑर्गन की अगर बात आ जाती है, क्या बात आ जाती है, लार्जेस्ट ऑर्गन की अगर बात आएगी तो बच्चों वहां पे जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, स्किन जाएगा। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करें तो वहां पे जो जाएगा वो क्या जाएगा कि जो स्किन है वो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट क्या है, ऑर्गन है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो स्मॉलेस्ट नर्व जो है, या मैं बात करूं क्रेनियल नर्व जो है वो कौन सी है, तो वो अपनी आएगी कौन सी, तो वो कौन सी आएगी, फोर्थ क्रेनियल नर्व आएगी। कौन सी आएगी, फोर्थ क्रेनियल नर्व यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है। इसको क्लियर नर्व के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है। ये तो कौन सी आ गई, सबसे स्मॉलेस्ट आ गई। अगर मैं बात करूं किसकी, लॉन्गेस्ट नर्व की अगर मैं बात करूं, ये लॉन्गेस्ट नर्व तो लॉन्गेस्ट नर्व की अगर मैं बात करता हूं, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की अगर मैं बात करता हूं, तो वो नर्व आती है अपनी कौन सी, वेगस नर्व आती है। कौन सी नर्व आती है, वेगस नर्व आती है। और वो कितने नंबर की होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। आई होप ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, स्किन का क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अपने जो क्रेनियल नर्व है वहां से क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है, और मे भी चांसेस हैं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो आई होप जिन बच्चों ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मैं ऐसे ही और अदर जो अपने सब्जेक्ट हैं वहां पे जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे वो सभी मैं यहाँ पे ला करके उनको सोल्व करवाएंगे। उसमें आपकी काफी हेल्प मिलेगी और हो सकता है कि आपका सीएचओ के अंदर सिलेक्शन भी हो जाए। और उस पेपर में भी यहाँ से अपन ने जो भी मैटर पढ़ाया उसमें से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो बच्चे मतलब कि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, उनके भी छोटे छोटे जो बेसिक्स होते हैं वो भी इन सीएचओ की क्लासों के द्वारा क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि अपने सीएचओ के एग्जाम्स में क्या आता है, यही तो आता है। ठीक है। तो देन बीएससी और जीएनएम वाले बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि उनके पास में ऐसा कुछ है नहीं, तो देन मैं कह रहा हूं कि उनको भी इसको पढ़ना चाहिए, देन उनके भी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो नेक्स्ट लेकर के आते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कि स्मॉल छोटी आंत जो होती है उसकी लेंथ कितनी होती है। फिर दूसरा है लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इसके अलावा एक और अपना क्वेश्चन बनता है कि लेंथ ऑफ ईसोफेगस।
ठीक है। और लास्ट वन इसका है लेंथ ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, कि लेंथ ऑफ इसोफेगस कितना होता है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, कि इनकी कितनी कितनी क्या लेंथ होती है, कितनी लंबाई होती है। उसके बाद अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो यहाँ पे 5 से 6 मीटर की इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। दूसरे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लगभग 1.5 मीटर यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। और जो इसोफेगस है उसका 25 सेंटीमीटर, और ड्यूडेनम का जो पार्ट है उसका कितना देखने को मिलेगा आपको, 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे को क्या देखने को मिलेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन है वो तो 1.5 मीटर की है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 6 मीटर की है। तो देन फिर भी ये बड़ी क्यों नहीं है, तो उसका कारण आप सभी को पता है कि इसका जो डायमीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। उसकी वजह से इस इंटेस्टाइन को अपन ने क्या बोला, इस आंत को क्या बोला, बड़ी आंत बोला, इसको अपन ने लार्ज इंटेस्टाइन बोला। ठीक है बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब जो क्वेश्चन है वो कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, नॉर्थ साइड में भी पूछा जा चुका है, राजस्थान सीएचओ में पूछा जा सका है। मैकबर्नी पॉइंट जो है वो किसका कार्डिनल साइन है, ये किसका कार्डिनल साइन है, इस अपेंडिसाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, या तो आपको पूछ सकता है कि अपेंडिसाइटिस का साइन कौन सा है, कार्डिनल साइन को अपन क्या बोलते हैं, या ये कह सकते हैं कि मैकबर्नी पॉइंट जो है वो किसका कार्डिनल साइन है। तो अपन कह सकते हैं कि किसका है, अपेंडिसाइटिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने एग्जाम के बेसिस पे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी पूछ। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अपनी है सीएचओ की एग्जाम, उसमें सीएचएन, ओबीजी, फंडामेंटल और पीडियाट्रिक और न्यूट्रिशन, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली अगर अपन बात करते तो सीएचएन, ओबीजी, फंडामेंटल, पीडियाट्रिक, न्यूट्रिशन और एनाटॉमी, ये जनरल एनाटॉमी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्थ साइड का एग्जाम नहीं है, कई कई जो अदर स्टेट है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने बिल्कुल स्ट्रेट एंड सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें भी अपन जो इजी होता है उसमें अपन गलती कर देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अपना जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, उसके लिए आइडियल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो कितना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी वजह से जो आपके जो टेस्टिस होते हैं वो अपनी बॉडी के बाहर की तरफ क्या होते हैं, स्क्रोटम में पाए जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बिलो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, किसके, अपनी बॉडी वेट, अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कितना डिग्री, 3 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और बाहर आने का मतलब ही क्या है कि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तभी होगी जब वो बाहर आएंगे। यहाँ पे जब स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन जब बात करें तो यहाँ पे स्पर्म के लाइफ स्पान की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो कितना होगा, 48 to 72 आवर्स होगा। अगर मैं बात करता हूं ओवम की, तो ओवम का होगा 24 to 36 आवर्स अपन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। तो स्पर्म के लिए क्या होता है, लाइफ स्पान 48 आवर्स से 72 आवर्स, और देन ओवम की बात करते हैं तो 24 आवर्स से 36 आवर्स का क्या होता है, लाइफ स्पान आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि जो सीएचओ का जो एग्जाम्स होता है उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी वगैरह उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा पूछे जाता है। तो वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है अपना आयरन। ठीक है, तो आयरन की अगर अपन बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन जो फॉर्म होती है सबसे ज्यादा, जो ट्रांसपोर्टेशन जो फॉर्म है वो फॉर्म ऑफ आयरन की अगर अपन बात करेंगे तो वो कौन सी होती है, ट्रांसफेरिन जो फॉर्म है वो फॉर्म किसके अंदर काम में आती है, अपने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम में आती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि जो
एब्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करें, किसकी एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, किस फॉर्म में ये एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो आती है फेरस सल्फेट। कौन सी फॉर्म में? फेरस सल्फेट, जिसको अपन बोलते हैं FeSO4। कौन सी बोलते हैं? FeSO4। तो यहां से क्वेश्चंस एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी फॉर्म होती है, तो यहां से भी आयरन से रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जल्दी से उतार लीजिए इस चीज को भी, देन आगे अपन और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आयरन की अगर अपन बात करें तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्या आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कहां पे देखने को मिलेगा आपको? किसमें मिलेगा? किसमें मिलेगा? ड्यूडेनम में। किसमें मिलेगा? ड्यूडेनम में। अगर मैं ट्रिक बताऊं तो आयरन का तो क्या आ गया आई, और ड्यूडेनम का क्या आ गया डी। आईडी जो है उसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा कि आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अगर इसको कैल्शियम के साथ में दिया जाए तो ये क्या करता है? इसको एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता है, इसका एब्जॉर्प्शन होने नहीं देता है। तो कैल्शियम और विटामिन D3 जो है, कैल्शियम विटामिन D3 जो है वो आयरन के साथ में कभी भी नहीं दी जाती। एक रिसेंटली अभी क्वेश्चन आया था कि उसमें हरियाणा CHO के अंदर क्वेश्चन आया था कि आयरन जो है, आयरन की टेबलेट किनके साथ में नहीं देनी। ठीक है, तो आयरन की टेबलेट के लिए क्वेश्चन ये आएगा कि आयरन जो है वो मिल्क, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम होता है, एंड मिल्क प्रोडक्ट जो होंगे उनके साथ के अंदर आयरन की टैबलेट्स जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों ये जो क्लास है उसको बहुत आपने एंजॉय किया होगा। बहुत से क्वेश्चंस है जो कुछ तो आपको आते होंगे और कुछ नई चीज आपको देखने को मिली होगी। और इसके अलावा जैसे इसमें काफी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए नई क्लास लेकर के आऊंगा और उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, और डेली की डेली अपनी एक एक क्लास आएगी तो अपन उसके अंदर डिस्कशन कर लेंगे। काफी अपने पास में मैटर तैयार हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं देन उनको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। और वापस से एक अपील करना चाहूंगा कि जो भी दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रखिए। और अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं तो देन आप अपने मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं देन आप उसको शेयर कर दीजिए, जिससे काफी बच्चों की हेल्प होने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत, ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।